स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। और एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हैं हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभ्यास प्रश्न सदैव से आपके मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार रहते हैं और रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम अपना मूल्यांकन करते हैं और प्रैक्टिस सदैव आपके लिए, आपकी आने वाली परीक्षा के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। और यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूँ, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 30। इससे पूर्व मैं अपने विद्यार्थियों को, मैं अपने फीड मेंबर्स को या यूट्यूब व्यूवर्स को इससे पहले मैंने 29 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है। यद्यपि इसकी प्रॉपर संख्या सीरियल वाइज यूट्यूब व्यूवर्स को नहीं मिल पाती है, इसके पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पाए, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं लगातार इसको प्राप्त करते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं। एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि जो लोग जुड़ पाए हैं सो फार सो गुड, जो नहीं जुड़ पाए हैं और जुड़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं, थोड़ी सी न्यूनतम शुल्क राशि अदा करके वे सारे पीडीएफ, सारे मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी सफलता अनंतिम हो सकती है और इस अवसर को वह स्वर्णिम अवसर में तब्दील कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे इस प्रैक्टिस सेट से और आप अपना आकलन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हम यही कामना करेंगे। इस समय पेंडेमिक है, अपने को सुरक्षित रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। जैसा कि माहौल है, परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर ऐसा होता है तो आप जो समय मिल रहा है उसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को और मजबूत करें, अपनी तैयारी की पकड़ को ढीली न करें, यह मैं गुजारिश आपसे करूंगा और मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, करंट अफेयर्स को समर्पित है। इनमें से कौन सी दोपहिया वाहन कंपनी जनवरी 2021 में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहा है। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है वह 1 जनवरी 2021 को पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई। दोस्तों, इस संदर्भ में हम आपको एक बात और बता दें कि बजाज ऑटो के संदर्भ में जो कैपिटलाइजेशन है वह इन्होंने as per analysis a market capitalization of over rupees 1 lakh crore has not been achieved before by any international two-wheeler company anywhere in the world। तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। बजाज ऑटो ने यह अचीवमेंट हासिल किया है, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। बढ़ चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है जो सूचकांक से है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सूचकांक से सदैव प्रश्न आते रहे हैं और सूचकांक की महत्ता जग जाहिर है। तो यहाँ पर जो सूचकांक का सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा उसके सहयोगी संगठनों द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों, जो अन्य संस्थाएं हैं, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल, इनके संयुक्त प्रयास से 131 देशों का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ सितंबर 2020 में, उसके हिसाब से जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है, यह भारत के लिए खुशी की बात है कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII 2020 में पहली बार शीर्ष 50 में स्थान बनाने में सफल रहा है। इस साल की सूची में भारत 4 स्थान की बढ़त के साथ 48वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि दूसरे का ए बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस पोत का नामकरण सितंबर 2020 में एक 17 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हुआ? दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दृष्टिगत हो रहा है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों का चयन मैं इसलिए करता हूँ कि इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग भी करता रहा है। उस तरह से प्रश्नों का निर्माण आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि किस पोत का निर्माण सितंबर 2020 में एक 17 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हुआ? 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपसे, इसमें जो सही जवाब है वह है ICJS कनकलता। इस पोत का यह नामकरण असम की 17 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ, जिसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली मार दी गई थी, के नाम पर किया गया। ICJS
JS कनकलता, आप इसको याद रखिएगा, यह कनकलता बरुआ के नाम पर है। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, मुंबई से स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये सारी बातें आपके जहन में होंगी और ये नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ है। तो इन सारी, जब भी कभी क्वेश्चन मिले उसको कोरिलेट करें, उसको आत्मसात करें, अपने मानस पटल पर अंकित करें और उसको अपनी स्मृतियों में, चिर स्मृतियों में कैद करके रखें। बढ़ चलेंगे हम चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पर संकलित किया है, स्पोर्ट्स से है। ओलंपिक समिति ने इनमें से किस खेल को पेरिस ओलंपिक 2020 में सम्मिलित किया है? दोस्तों, यहाँ पर 4 खेल आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, जो सर्फिंग है, स्केटबोर्ड है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, ब्रेक डांस है। इसमें हम आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में सर्फिंग, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को पहले से ही शामिल किया जा चुका है, जबकि ब्रेक डांस को 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। लिहाजा आपका जो उत्तर हुआ वह हुआ चौथे का बी, ब्रेक डांस। ब्रेक डांस विश्व के कुछ देशों में काफ़ी क्रेज रखता है, इसलिए बतौर इस स्पोर्ट्स के रूप में इसको 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय ओलंपिक आयोजन समिति ने लिया है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, देश की किस, 5वां प्रश्न है, देश की किस महिला अधिकारी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा फरवरी 2021 में एशिया प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, अब आपको अपने जो करंट अफेयर्स का दायरा है थोड़ा सा विस्तृत करना होगा, क्योंकि अगर परीक्षा पोस्टपोन होती है तो वह आपका जो लेंथ होता है 6 मंथ और प्लस 6 मंथ मोर, यानी मैंने कई बार आपसे कहा है कि 6 महीने के करंट अफेयर्स को और 6 महीने पहले के, और यानी कि लगभग 1 साल करंट अफेयर्स को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। यद्यपि आयोग का जो करंट अफेयर्स है उसकी माया अलग है, उसकी दुनिया अलग है। आप प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर 2-2 साल पहले के भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। बहरहाल यहाँ पर जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका जो जवाब आपको हम बता दें, यहाँ 4 नाम दिए गए हैं। इसमें स्मिता लेंका, उड़ीसा की महिला वन अधिकारी स्मिता को फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पहली बार है कि देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। तो आप अपने जेहन में स्मिता लेंका को रख लीजिए। 5वें का बी सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने संकलित किया है आपके लिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको मैंने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उठाया है, बजट से भी उठाया है और आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उठाया है। देखते हैं इस प्रश्न को। एक विवाद समाधान समिति, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का गठन निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट 2021-22 में किस संदर्भ में किया है? दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार ऑप्शन नहीं पढ़ता जिससे आपके समय का भरपूर उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन एक बार मैं पुनः नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन पढ़ने के उपरांत आपको लगेगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वह है 6ठे का सी, छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से, छोटे करदाताओं के मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से एक विवाद समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव बजट में किया गया है, ताकि कर विवादों का पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ समाधान किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन हर 2021-22 बजट स्पीच सेड अ डिस्प्यूट resolution committee would be set up to help reduce litigation for small taxpayers with a taxable income up to ₹50 lakh and disputed income up to ₹10 lakh can approach the committee। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बढ़ चलेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। और 7वां प्रश्न जो मैंने आपके लिए चयनित किया है, जैसा कि मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ
कि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होता हूँ उसमें वे सारे प्रश्न होते हैं, और अगर ईश्वरीय कृपा रही तो जितने प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हैं, हमारी कोशिश है कि आयोग के प्रश्न इनमें से ही मिले और आपको फर्दर भटकने की आवश्यकता न पड़े। मैं अवगत हूँ इससे कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा रुझान रखते हैं और आपका सिलेबस भी इस बार बढ़ गया है, लिहाजा आप बहुत ज़्यादा भटक नहीं सकते, बहुत ज़्यादा किताबों के में खो नहीं सकते। तो आपको उस तरह के प्रश्नों को ही दिया जाए जिससे आपको 30 प्रश्न मिल जाएं जिसकी आवश्यकता आपको है। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि ये जो 30 प्रश्न हैं यह आपके लिए डिसाइडिंग है, क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट में सारे लोग माहिर होते हैं, सारे लोग नेट हैं, पीएचडी हैं, अहर्ता रखते हैं, तभी तो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वह डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका जीके। लिहाजा जीके को लेकर के आप कभी भी शिथिलता नहीं बरत सकते। जीके का दायरा थोड़ा विस्तृत है, विशाल है, यद्यपि है तो सामान्य ज्ञान, नाम उसका सामान्य ज्ञान है, लेकिन प्रश्नों की जो डेप्थ है, प्रश्नों की जो गहराई है, वह कभी आपको मानसिक रूप से विचलित कर देती है। लिहाजा टीचिंग एप्टीट्यूड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, हर एक पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जीके पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी मेरिट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बनती है, आपके सब्जेक्ट के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली बनती है। जो होल नहीं बनती तो उस समय जीके का इम्पोर्टेंट ज़रूरी हो जाता है। एक भी प्रश्न की गलती आपको कोसों पीछे छोड़ सकती है, लम्हों की खता सदियों की सज़ा में तब्दील हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं आयोग कितने वर्षों के बाद इस विज्ञापन को लेकर के आया है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपसे वो गलतियां हों, इसलिए आप पूरी पुरजोर कोशिश करें, शिद्दत के साथ करें, तन मन धन के साथ करें और अपने आप को झोंक दें पूरी तरह से, क्योंकि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पिसा जाता जब ईशुदंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। तो यहाँ पर अपने को झोंक देने की आवश्यकता है पूरी तरह से। 7वां प्रश्न है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से है, अनुसंधान और शोध की प्रक्रिया में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ पर 4 बातें करी गई हैं। अब आप इन चारों बातों का अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि पहली बात जो है अनुसंधान यानी कि शोध तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है, निश्चित रूप से सही बात है। दूसरी बात, शोध हेतु वैज्ञानिक अभिकल्पनाएं प्रयुक्त की जाती हैं, निश्चित रूप से सही बात है। शोध के द्वारा नए ज्ञान में वृद्धि एवं विकास किया जाता है, अनुसंधान ज्ञान में वृद्धि एवं विकास का माध्यम है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शोध से कल्पनाओं के इर्द गिर्द परिभ्रमित होने वाली प्रक्रिया है, दोस्तों यह सही नहीं है। शोध वैज्ञानिक अभिकल्पनाएं प्रयुक्त करता है, लिहाजा 7वें का डी यहाँ पर गलत है और 7वें का डी आपका आंसर यहाँ पर सही हुआ। तो बढ़ चलेंगे हम 8वें प्रश्न की तरफ, और 8वां प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण की बात यहाँ पर करी गई है, सूक्ष्म शिक्षण की जो बात यहाँ पर हमने रखी है, इसमें 4 ऑप्शन हमने आपको दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन के अध्ययन के दौरान आप पाएंगे कि जो ये माइक्रो टीचिंग इसका जो नाम दिया गया है, माइक्रो टीचिंग में आपको शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान यह सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। माइक्रो टीचिंग शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ के संदर्भ में भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर पूछ देता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग के जनक कौन हैं, तो वहाँ पे माइक्रो टीचिंग के जनक की बात अगर आएगी तो वहाँ पर होगा डी एलन। 1961 में डी एलन जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर थे, उन्होंने सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किया था। दोस्तों अब हम बढ़ चलेंगे 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है। दोस्तों यहाँ पर 2 बातें हो जा रही हैं, गुणात्मक प्रतिमान की और दूसरी बात यहाँ पर हो रही है मात्रात्मक प्रतिमान की। दोस्तों एक समय में जब मात्रात्मक प्रतिमान को लेकर के ज़बरदस्त आलोचना होने लगी 1990 के डिकेड्स में, तो लोगों ने इस आलोचना को कम करने के लिए एक नई परिकल्पना को जन्म दिया जिसमें दोनों बातें शामिल की गईं और जिसे हम मिश्रित अनुसंधान कहते हैं, मिश्रित विधि अनुसंधान कहते हैं। लिहाजा यहाँ जो प्रश्न हुआ उसका जो सही जवाब हुआ वह होगा 9 का डी
डी मिश्रित विधि अनुसंधान। अब हम बढ़ चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न यहाँ पर हमने आपके लिए संकलित किया है कि निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर 4 आयोग का नाम दिया हुआ है। सैडलर आयोग इसका सही जवाब हुआ। हम आपको बता दें, सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था, और इनके नाम पर ही सैडलर आयोग की मान्यता मिली थी। और इस आयोग में 2 भारतीय भी शामिल थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम आयोग के रूप में सैडलर आयोग को जाना जाता है। M.E. सैडलर के नेतृत्व में हुआ था। आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन भारत के 2 प्रतिनिधि भी थे, और इसका गठन 1917 में हुआ था। सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। दोस्तों, आभासी विश्वविद्यालय वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जैसा कि आज देख रहे हैं वर्चुअलिटी का इम्पोर्टेंस आज वर्तमान में कितना हो गया है। सारे वर्चुअल मीटिंग्स हो रहे हैं, ऑनलाइन सारे वर्क हो रहे हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रू इलेक्ट्रिक मीडिया टिपिकल द internet. Some are bricks and mortar institutes that provide online learning as part their extended universities courses. तो यहाँ पर मैं सवाल ये पूछा था कि पहला विश्वविद्यालय आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो पहला आभासी विश्वविद्यालय यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो स्थापित किया गया था, वह स्थापित किया गया था तमिलनाडु में। तमिल वर्चुअल एकेडमी पहली जो यूनिवर्सिटी थी, तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज अ डिस्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और यह एस्टेब्लिश्ड हुआ था 17 फरवरी 2001 में। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो मैंने संकलित किया है वह किया है कंप्यूटर से यानी ICT से। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं उन्हीं प्रश्नों का चयन करता हूं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और वे सारे प्रश्न जो आने वाली परीक्षा में आपके साथ हो सकते हैं। ईश्वरीय कृपा रही तो इन्हीं प्रश्नों से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वैसे तो मैं नोट्स भी देता हूँ, टेस्ट भी लेता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सेट की महत्ता मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अनमोल है, अद्वितीय है। तो यहाँ पर ICT का जो 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। दोस्तों, MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम में यहाँ पर MS वर्ड शामिल है, MS एक्सेल शामिल है, MS एक्सेस शामिल है, लेकिन वर्डपैड इज not a part of MS Office package program. WordPad is the basic word processor that has been included with almost all versions of Microsoft Windows. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं WordPad इसका हिस्सा नहीं है। 12वें का D सही जवाब हुआ। और बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 13वें प्रश्न की तरफ। आसान सा प्रश्न है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है वह है ROM, 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 रीड ओनली मेमोरी, इज ए टाइप ऑफ नॉन वॉलेटिक मेमोरी और यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे है 14वां प्रश्न मैंने संकलित किया आपसे। वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है। छोटे छोटे प्रश्नों का चयन दोस्तों आपके लिए होता है, लेकिन ये बड़े बड़े असर दिखा जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये प्रश्न है कि वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है। 4 डिवाइस यहाँ पर आपको इनपुट दिखाई दे रही है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और सेमीकंडक्टर। लेकिन हम आपको बता दें कि कीबोर्ड जो है इसका सही जवाब हुआ। कंप्यूटर keyboard is an input device that allows a person to enter letters, numbers and other symbols. और एक बात और बता दें, keyboard contains many mechanical switches और push buttons like called keys, और मोस्ट यूज इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर का। तो आपका कीबोर्ड यहाँ पर सही जवाब हुआ, 14 का C। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न पुनः ही एक बार मैंने संकलित किया है आपके लिए, वो भी ICT से है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD प्लेयर ऑडियो में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD प्लेयर
ऑडियो में प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? किसके थ्रू होता है? लेजर बीम के थ्रू होता है। लेजर्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशंस एंड इट्स कैरिंग टीवी एंड इंटरनेट सिग्नल्स। तो लेजर बीम 15 का सी सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 16वें प्रश्न की तरफ। और 16वां प्रश्न एक बार मैंने आपके लिए उठाया है, मैन एंड एनवायरनमेंट यानी यूनिट 4। और मैंने जैसा कि आपसे बताया था, आयोग की जो मैंडेटरी है उसमें आयोग ने लिखा है कि हम एक सेक्शन से कम 4 प्रश्नों का चयन करेंगे। लिहाजा मैंने भी यही प्रयास किया है या करता रहा हूँ कि आपको आयोग के पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्रश्नों से अवगत करा सकूं। 16वां प्रश्न यहाँ पर आप देखें, निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसका दोहन आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभप्रद हो सकता है? चारों जो हैं यहाँ पे गैर पारंपरिक हैं। पारंपरिक वह होता है, ट्रेडिशनल होता है, जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे पारंपरिक स्रोत हैं। और जो नॉन ट्रेडिशनल हैं उसमें मान लीजिए सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, मेराइन एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड कौन हो सकता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? तो यहाँ पर आपको जो सही जवाब होगा वह होगा सौर ऊर्जा। 16वें का ए, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधी सूर्य से प्राप्त की जाती है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने से हम बहुत सारी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न पुनः एक बार मैंने जैसा कि बताया 4 से 5 प्रश्नों को संकलन करने की मेरी प्रवृत्ति रही है जो आपके लिए बेनिफिटेड। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन क्षेत्रों से किस गैस का उत्सर्जन होता है जहां पर धान की खेती की जाती है? दोस्तों, साधारण सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस यानी CH4 गैस निकलती है। धान की फसल मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। धान विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है। लिहाजा भूमंडल का तापमान और बढ़ सकता है। धान की खेती से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने में मीथेन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन सारी बातों से आप अवगत हो चुके होंगे, इसकी महत्वपूर्णता से आप अवगत हो चुके होंगे। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह है, जैव उपचारण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? यानी कि बायो रेमेडिएशन इज यूज्ड फॉर व्हाट? यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। इसमें जो सही जवाब आपको बताना है, चारों के आकलन के पश्चात आप पाएंगे कि 18 का जो ए है वह सही जवाब होगा, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। अब इसका कैसे किया जाता है तो हम आपको बता दें कि इसके लिए हम जो यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करते हैं, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया इन द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स, पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड अदर एनवायरनमेंट्स। तो बायो रेमेडिएशन इज यूज टू क्लीन अप ऑल स्पाइल्स और कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर्स। अब आप समझ चुके होंगे 18 का ए इसका सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर 19वां प्रश्न मैंने संकलित किया है आपके लिए, और वह है, निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं या फिर आपने देखा होगा, आयोग के प्रश्नों का अवलोकन किया होगा तो आपने पाया होगा कि जो सेंचुरीज है, जो नेशनल पार्क हैं, उनसे सदैव से प्रश्न आते रहे हैं। तो यहाँ पर 4 आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित करना है। कौन सुमेलित नहीं है? 4 में से 3 तो सुमेलित हैं, लेकिन चौथा कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। लिहाजा यू हैव नीड टू नो ऑल द नेशनल पार्क, या और कहाँ किस स्टेट में है यह भी आपको जानना है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर सही है। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा ये भी सही है। लेकिन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में न होकर के यह हरियाणा में है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 19 का डी हुआ वह गलत हुआ और इसका सही जवाब हुआ 19 का डी। बढ़ चलेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। और 20वां प्रश्न एक बार पुनः, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं उन प्रश्नों का चयन करता हूं
जो आयोग के परीक्षा के अनुकूल हैं और भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर मालाबार तट है, सुंदरबन है, कच्छ के रण है, तटीय उड़ीसा है, चारों जगह पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो हम आपको बता दें कि सबसे अधिक सुंदरबन में पाई जाती है। सुंदरबन के पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 2114 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लिहाजा 20वें का बी सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए दोस्तों हम आ चुके हैं 21वें प्रश्न की तरफ। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मेरा सदैव से यह प्रयास रहा है कि मैं सारे पाठ्यक्रम के अनुकूल सारे प्रश्नों को संकलित करूं। तो एक बार पुनः आपको जो प्रश्न मिलेगा वह मिलेगा यूनिट 5 से, और यूनिट 5 को जो शुरुआत होगी वह होगी किससे, भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं से। और प्रश्नों का चयन भी आप देखें और आप उससे बेनिफिटेड हुए, और आप उसका जवाब भी अगर दे रहे हैं तो जवाब भी दें कि शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर नगर की स्थापना की। अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है 21 का बी, उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना करी थी। जैसा कि आप जानते हैं उदयन भी एक प्रतापी राजा था। यदि इसे कुड़ीक भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या अजातशत्रु की हत्या की थी, और अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की हत्या की थी। खैर ये बातें बात की हैं। यह हर्यक वंश का एक प्रतापी राजा था उदयन, जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर नेशनल मूवमेंट से है। और नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में यहाँ पे है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। यद्यपि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बहुत सारी बातें आई, जस्टिस मैकार्की की बातें आई, विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी बातें रखी, डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने रखी, बेंजामिन डिज़रायली ने रखी, लेकिन आरसी मजमूदार ने इस संदर्भ में ये बातें कही थी। जबकि 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, यह बात विनायक दामोदर सावरकर ने कही थी। लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब हुआ वह हुआ आरसी मजमूदार, 22 का बी। दोस्तों बढ़ते हुए हम आ चुके हैं 23वें प्रश्न की तरफ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपको लगता है कि आपको हमारी गाइडलाइन की आवश्यकता है, पीडीएफ की आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, किंचित कहीं भी अपनी तैयारी के दौरान अगर आपको लगता है कि इस मटेरियल्स की आवश्यकता है, प्रॉपर गाइडलाइन की आवश्यकता है, तो आप हमसे जुड़ करके बड़ी ही न्यूनतम शुल्क अदा करके वे सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ चलेंगे 23वें प्रश्न की तरफ। और 23वां प्रश्न है जो पुस्तकों से संबंधित है, और ये प्राचीन ऐतिहासिक भारतीय पुस्तकें हैं। जैसा कि आप जानते हैं गीत गोविंद कई बार आयोग के प्रश्नों में सम्मिलित हो चुका है, और यहाँ पर जो मैंने प्रश्न चयन किया है सत्यार्थ प्रकाश, एसेज ऑन गीता, इंडियन स्ट्रगल और गीता रहस्य, इनको सुमेलित करने की बात यहाँ पर हमने रखी है। आप इसको सुमेलित कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको बता दूँ। इसका उत्तर हुआ जो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश, एसेज ऑन गीता, इंडियन स्ट्रगल, गीता रहस्य। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचयिता हैं वह हैं दयानंद सरस्वती। एसेज ऑन गीता लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा, जबकि इंडियन स्ट्रगल लिखी गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और गीता रहस्य के रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक, यानी कि 23वें का ए बिल्कुल सही जवाब हुआ। आप इन पुस्तकों से अवगत हो चुके होंगे। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। गंगा, अब भारत के भूगोल से प्रश्न को संकलित किया है मैंने। गंगा नदी जिसे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है, निम्न सहायक नदियों में से कौन, गंगा नदी की सारी सहायक नदियां हैं, कौन सहायक नदी दक्षिण की ओर से आकर के मिलती है। थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है, लेकिन उतना टेक्निकल भी नहीं कि आप समझ न पाएँ। तो यहाँ पर उत्तर से ये मिलती हैं, कौन कौन मिलती हैं भैया। उत्तर से गंगा के उत्तर से यमुना मिलती है, रामगंगा मिलती है, घाघरा मिलती है, ताप्ती, गंडक, कोसी और मिलती हैं। जबकि दक्षिण से जो मिलने वाली इसमें नदी है वह है सोन। तो सोन इसका सही जवाब हुआ 24 का ए, जो मैंने प्रश्न यहाँ से पूछा था, दक्षिण की ओर से आकर मिलने वालों में हुआ सोन।
अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हो गया, वह किससे होगा? सौरमंडल से है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम भी दिया गया था, का प्रयोग सर्न सेंटर हुआ। यद्यपि यह असफल रहा। सर्न का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दोस्तों हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल, सारी बातें हुई थी। और हिग्स बोसोन जो पीटर हिग्स जो इंग्लैंड के ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, और बोसोन जो नाम दिया गया था, जैसा कि आप जानते हैं हमारे ही देश के वैज्ञानिक जो जगदीश चंद्र बसु थे, बोस थे, उनके नाम पर दिया गया। तो हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है सर्न का मुख्यालय जहाँ पर ब्रह्मांड की खोज की बात की गई थी, यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो 20 का 25 का 20 सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर यूनिट 6 से होगा। और यूनिट 6 में जैसा कि आप जानते हैं इंडियन पॉलिटी है और इंडियन इकोनॉमी है। दल बदल अधिनियम, जिसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? दोस्तों यहाँ पर चारों अनुसूचियाँ दी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन 52 संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, जिससे कि कोई पार्टी बदल करके दूसरे दल में सम्मिलित न हो सके, उसकी एक मानक, एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो निर्धारित किया गया है। 26 का सी यहाँ पर सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन से लिया है, सेंसस से लिया है। सेंसस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, यह आपको बताना है। तो 2011 के अकॉर्डिंगली भारत का जो परसेंटेज है वह है 31.16%। यहाँ पर इस आंकड़े को आप याद रखेंगे कि भारत की जो जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन है वह 31.16% है 2011 के अनुसार। 27 का बी सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः पॉलिटी से है। और पॉलिटी में यहाँ पर यह बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं है? दोस्तों यहाँ पर यह जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि सारे अधिकार हैं, कार्यवाहियों में सम्मिलित हो सकते हैं, सदस्य नहीं हैं फिर भी, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। यह है भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 28 का डी सही जवाब हुआ। जो भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, इसको आप याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है। संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर यह सवाल समाप्त हुआ 28वें का डी। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है एक बार पुनः मैंने लिया है इकोनॉमी से। और इकोनॉमी का यह प्रश्न सवाल खड़ा कर रहा है कि भारत सरकार की 100% निधि वाली योजना, भारत सरकार की 100% निधि वाली योजना, जिसे प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से भी जानते हैं, जिसे प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत किसान परिवारों को हकदार किसान, जो किसान हकदार पर किसान है जिसे यह मिलती है, प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 4 महीने के अंतराल पर 2000 रुपये प्रति
3 बराबर किस्तों में प्रति वर्ष दी जाती है। 6,000 रुपये पूरे साल भर में दी जाती है, सहायता दी जाती है। और यह पूरी तरह से सेंट्रल जो योजना है जिसमें कि राज्य का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हुआ 29 का बी। दोस्तों, पढ़ते हुए हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न की तरफ और एक बार हम पुनः आपसे कहेंगे कि आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी तैयारी करते रहें। इस पेंडेमिक में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और कहीं किंचित किसी भी स्तर पर अगर आपको लगता है कि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है तो बड़ी ही न्यूनतम शुल्क राशि अदा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। 30वां प्रश्न एक बार देखें। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, संस्थानों से संबंधित प्रश्न भी सदैव से आयोग के हिस्सा रहे हैं, आते रहे हैं और यहाँ पर इसका जो सही जवाब हुआ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और इसको हम CRIDA भी कहते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है हैदराबाद में। 30वें का बी बिल्कुल सही जवाब हुआ। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, लाभान्वित हुए, आपको इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।